Gluconeogenesis. Gluconeogenesis means the synthesis of glucose from non-carbohydrate source. यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो पाथवे होती है उसमें ग्लूकोज बनता है, लेकिन उसका सोर्स जो होता है यानी उसके प्रिकर्सर जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डाउन होता है या ग्लूकोज की कमी होती है तो दो तरह के सोर्स हैं जो ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर के और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर देता है। लेकिन ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो इट मीन्स कि वो एक अलग सोर्स हो गया फॉर द मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होंगे उनसे जो है सिंथेसाइज होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये सिंपली एक तरह से रिवर्सल है, क्योंकि ये तीन रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए तो ग्लाइकोलिसिस का ही रिवर्सल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। और ये जो है बेसिकली लीवर, किडनी, कार्टेक्स या जो नई खोज हुई है एस्ट्रोसाइट सेल्स ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइकिल जो है चलती है। और इसका मेन रोल जो होता है वो है मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग में है, या आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या खाना बहुत दिनों तक नहीं मिलता है, तो इसमें जो है ग्लूकोज का लेवल जो है इस साइकिल द्वारा या इस पाथवे द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल होती है ये जो है जैसे हमने बताया कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कहाँ से मिलते हैं, मीन्स कि उनका स्रोत वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें जैसे ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा तो उसमें तमाम इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट्स जो हैं ग्लाइकोलिसिस के वो भी एज ए प्रिकर्सर काम कर सकते हैं, जैसे पायरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये सब कंपाउंड जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स की कैटाबोलिज्म होती है। अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म के आधार पर कीटोजेनिक होते हैं और ग्लूकोजेनिक होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड भी लास्ट में पायरुविक एसिड बनाते हैं या पायरुवेट जनरेट करते हैं, और ये जो है एज ए प्रिकर्सर काम करता है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज जो है जिसमें हम एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एस्टोएसीटेट कंसीडर किए जाते हैं, ये भी जो है एज ए इंटरमीडिएट या एज ए स्टार्टर मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए काम करते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसा हमने देखा कि केवल तीन रिएक्शन ऐसी है जो इरिवर्सिबल होती हैं ग्लाइकोलिसिस में, और वही इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल होती हैं फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये एक इंडरगोनिक पाथवे है और इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के इस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए 4 ATP और 2 GTP मीन्स यदि इक्विवेलेंसी देखी जाए तो 6 ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मेजर प्रिकर्सर जो है वो है पायरुवेट, और पायरुवेट जो है कई तरह से जनरेट हो सकता है। जैसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी एसिटिल कोएंजाइम बनता है। एसिटिल कोएंजाइम जो है ये आगे चल करके और क्रेब्स साइकिल द्वारा ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। तो ऑक्सैलो एसीटेट भी जो है वो एज ए प्रिकर्सर काम करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो स्टार्टिंग है वो पहला सबस्ट्रेट है इसका पायरुवेट। तो पायरुवेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होता है, और ग्लाइकोलिसिस जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म या साइटोसाल में होती है। तो साइटोसाल में होगी तो पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ तक की प्रक्रिया ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। इतनी प्रोसेस ये जो है साइटोसाल में होती है। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो
माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो सके। तो ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये मैलेट में कन्वर्ट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके मैलेट पुनः जो है ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस केवल जो है केवल ट्रांसपोर्ट के लिए होती है कि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचे थ्रू द मैलेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचने के बाद फिर ये जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज से फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में पुनः जनरेट होता है और फिर ये जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद की सारी स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस की हैं और ये सब रिवर्सिबल स्टेप हैं। वही एंजाइम रहते हैं और वही इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी दूसरी होती है। फास्फोइनॉल पायरुवेट 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, 2-फास्फोग्लिसरेट जो है 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, 3-फास्फोग्लिसरेट 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फाइनली ग्लिसरेडिहाइड 3-फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में दिखाया गया था, वही स्टेप यहाँ तक चलती रहती है। फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट बनने के बाद ये चूंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है जब ये फ्रक्टोज 6-फास्फेट बनता है, तो इसके लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेटेज, जो कि फास्फेट ग्रुप को वहाँ से निकाल देता है और ये फ्रक्टोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6-फास्फेट से ग्लूकोज 6-फास्फेट जो आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं वो रिवर्सिबल होता है और ग्लूकोज 6-फास्फेट के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो वो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती है और वहाँ पर हमको एक एंजाइम की और ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज, और ये एंजाइम जो है ग्लूकोज से जो है फास्फेट ग्रुप को निकाल देता है और ग्लूकोज जो है वो बन जाता है। ग्लूकोज 6-फास्फेट जो है ये अन्य रोल भी प्ले कर सकता है, जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्लो कर सकते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्लो करने से ग्लूकोज 6-फास्फेट जो बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लूकोज 6-फास्फेट एज ए इनिशियल सबस्ट्रेट काम करता है इन द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो इस तरह से जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस या ग्लूकोज का बनना होता है। इसके लिए हमने प्रिकर्सर बताया कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स और लैक्टेट भी इनके लिए प्रिकर्सर का काम कर सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं तो लैक्टेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और लैक्टेट जब बढ़ जाएगा तो ये जो है लीवर में जाकर के कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, जिसको हम कोरी साइकिल कहते हैं। कोरी साइकिल के द्वारा लैक्टेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा लीवर में, और पायरुवेट ही जो है वो मेजर सबस्ट्रेट है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। रेगुलेशन जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि एसिटिल कोएंजाइम या साइट्रेट जो है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को रेगुलेट करता है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वही रेट लिमिटिंग स्टेप था ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो रिप्लेस हो गए हैं, जिसमें पहला एंजाइम था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिप्लेस हुआ। मीन्स कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये जो है यहाँ पर यूज होता है। दूसरा फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेटेज और ग्लूकोज 6-फास्फेटेज। तो जो एंजाइम इनको इनहिबिट करते थे, यानी इनकी जगह पर जो एंजाइम था, जैसे यहाँ पर था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज था, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज था, तो ये सारे एंजाइम्स जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप थे और एसिटिल कोएंजाइम या साइट्रेट या इनके बाई प्रोडक्ट या इनके इंटरमीडिएट्स ये जो है इन एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते थे। लेकिन एसिटिल कोएंजाइम और साइट्रेट ये जो है इन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को फाइनली वो एक्टिवेट करेगा। फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेटेज जो है
ये रेगुलेटरी एंजाइम है, जैसे कि उसमें फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज था और यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज है, और जो रेगुलेट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से। तो ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ये अपने ही एंजाइम को रेगुलेट कर देते हैं, यानी फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। एक प्रोटीन देखी गई FOXO6। FOXO6 प्रोटीन जो है ये इंसुलिन इसको ब्लॉक करता है, क्योंकि इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में घटाता है। तो FOXO6 प्रोटीन जब जो है ये ऐसी प्रोटीन आइडेंटिफाई की गई है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेट को बढ़ा देती है। तो यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ब्लड में उसकी मात्रा नॉर्मल रहती है, लेकिन सेल उसको अपटेक नहीं कर पाता, तो सेल जब अपटेक नहीं कर पाता है तो FOXO6 प्रोटीन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मिलिटस जो है वो आगे चलकर हो जाता है। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा तो FOXO6 प्रोटीन एक्टिवेट रहेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस तेजी से चलेगी। लेकिन यदि इंसुलिन जो है, यदि ये रेजिस्टेंस है सेल इसके लिए, यानी सेल की एक्टिविटी इससे प्रभावित नहीं होती है, किसी भी कारण से हो सकता है, खासकर ये देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस में। जो टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस होता है उसमें इंसुलिन तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन सेल द्वारा वो अपटेक नहीं हो पाएगा, जिससे जो है कोई इफेक्ट इसका सेल पर नहीं पड़ता है। तो इंसुलिन जो है यदि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए, यानी तो FOXO6 प्रोटीन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाती रहती है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप हो पाती है। लेकिन यदि इंसुलिन एक्टिवेट है और इंसुलिन का अपटेक नॉर्मल है तो यह प्रोटीन जो है ये इनएक्टिव हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो मेंटेन रहती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, और ये खासकर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में ज़्यादा देखी जाती है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे।